बैंक ऑडिट आखिरकार होता कैसे है, बैंक ऑडिट में क्या क्या चीजें परफॉर्म करी जाती हैं और क्यों ये ऑडिट इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस असाइनमेंट कहलाता है। इस छोटी सी वीडियो में हम बैंक ऑडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसमें टेस्टिंग करी कैसे जाती है। तो आज अभी फटाफट से देखना शुरू करते हैं बैंक ऑडिट कैसे परफॉर्म करा जाता है। तो नंबर वन गाइस, नंबर वन, आपने पढ़ा होगा साहब एनपीए के बारे में। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए आपका बैकबोन होना चाहिए, आपकी आपकी बैंक ऑडिट की क्रक्स होनी चाहिए, आपके बैंक ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी ऑडिट ऑफ बैंक और ब्रांच, आपको एनपीए टेस्टिंग के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। सर एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कोई भी बोरोवर जब लोन लेता है बैंक से, कोई भी बोरोवर जब लोन लेता है बैंक से और उसे टाइमली रीपे नहीं कर पाता, तो आरबीआई ये प्रिस्क्राइब करता है कि 90 डेज तक अगर ये डिफॉल्ट रहता है तो आप उस बोरोवर अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। ये चीज कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है सर आईरैक नॉर्म्स के मास्टर सर्कुलर में, मास्टर सर्कुलर ऑफ इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो ये सारी जो चीजें हैं बैंक ऑडिट की, वो गवर्न होती है आईरैक नॉर्म्स के मास्टर सर्कुलर से, विच इज द बाइबल फॉर योर बैंक ऑडिट। गाइस फॉर्चुनेटली मेरे पास बैंक ऑडिट का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कॉन्करेंट ऑडिट भी करे हैं, मैंने ब्रांच ऑडिट भी करे हैं और मैंने सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करे हैं बैंक्स के। और उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको एनपीए टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो बैंक ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एनपीए टेस्टिंग, वेयर इन यू चेक वेदर एन अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए और नॉट। और आपके आईआरएक नॉर्म्स कहते हैं कि साहब एनपीए तब अकाउंट क्लासिफाई होगा जब उसमें 90 डेज का डिफॉल्ट होता है। अब बहुत सारे टाइप की आपकी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज होती है बैंक्स में, जैसे कि टर्म लोन, जैसे कि कैश क्रेडिट, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, जैसे कि बैंक गारंटीज, ये सब आपने पढ़ा होगा। हर एक में आपके जो नॉर्म्स होते हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़े से टर्म्स जो होती हैं वो अलग होती है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो बात यही निकल के आती है सारे नॉर्म्स की कि भाई 90 डेज तक अगर आपका डिफॉल्ट रहता है तो आपका ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाना चाहिए। आप डिटेल में आईरैक नॉर्म्स के सर्कुलर में पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कहां से पढ़ना है। राइट। तो सबसे बढ़िया चीज तो सर ये हो गई कि हाँ भाई हमें क्रक्स समझ आ गया कि एनपीए टेस्टिंग यानी कि 90 डेज का डिफॉल्ट हमको चेक करना है। इसके बाद सर सीसी की भी बहुत सारी चीज होती है कि लिमिट एक्सीड हो रही है, क्रेडिट ड्यूरिंग द क्वार्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन चीजों में हम नहीं जाएंगे। इनहेरेंट वीकनेस की भी बात होती है, सिक्योरिटी इरोजन की भी बात होती है, और ये सारी चीजें हमको चेक करनी होती है सैंक्शन लेटर और रीपेमेंट शेड्यूल से। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे और फोकस करेंगे हमारे 90 डेज के डिफॉल्ट के बारे में, और उसके लिए मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूं, एक ये एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करना चाहता हूं। तो हम यहां पे सर अज्यूम करते हैं कि हमारे बोरोवर ने बैंक से लिया है लोन, एक टर्म लोन के फॉर्म में। जो कंपनी है उसका नाम है मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। जिस बैंक का हम ऑडिट करने गए हैं उस बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जो कि अप्रैल 2024 1 अप्रैल 2024 को डिसबर्स हुआ है। राइट, 1 अप्रैल 2024 को डिसबर्स हुआ है। मॉरेटोरियम पीरियड यहाँ पे 3 महीने का है। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि साहब 3 महीने तक आपको कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करनी है। 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल 2024 को अगर ये लोन डिसबर्स हुआ है तो इसके 3 महीने खत्म होंगे सर अप्रैल मई जून, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी रीपेमेंट प्रिंसिपल की शुरू हो जाएगी और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी होगी 3 लाख रुपए की। क्या बात समझ आ गई है कि साहब आपको 1 करोड़ का लोन मिला है 1 अप्रैल को, 3 महीने बाद से उसके प्रिंसिपल की रिपेमेंट शुरू होनी है, विच इज योर 3 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पर एनम का रहेगा, 1% पर मंथ जो ये निकल के आता है। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने इसको 1% पर मंथ यहाँ पे मान लिया है। राइट, ये इस तरीके से टर्म्स ऑफ लोन आपको दी गई है। ये कहां पे मिलती है बैंक में? ये मिलती है सैंक्शन लेटर में, सैंक्शन लेटर
एंड रीपेमेंट शेड्यूल, ये आपको बैंक में मांगना होता है और उससे आपको ये सारी चीजें पता लगती हैं कि क्या टर्म्स ऑफ लोन है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप फिर बोरोवर का अकाउंट पूरा चेक करते हो और उसमें देखते हो कि क्या ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं या यहाँ पे कोई एनपी वाली दिक्कत आ सकती है। तो आज अभी देखना शुरू करते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम अकाउंट को एनालाइज करते हैं। टर्म्स ऑफ लोन आई होप समझ आ गई होंगी। 1 करोड़ का लोन दिया गया है 1 अप्रैल 2024 को, 3 लाख की मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी शुरू हो जाएंगी 1 जुलाई 2024 से। दिस इज ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट का कोई मॉरेटोरियम नहीं होता। इंटरेस्ट तो आपका 1 अप्रैल को अगर लोन गया है तो 1 मई से ही लगना शुरू हो जाएगा या 30 अप्रैल से ही लगना शुरू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। तो आ जाओ भाई देखना शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या चीज, हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी अकाउंट स्टेटमेंट जिससे हम पूरी एनालिसिस करेंगे, राइट। तो आ जाओ इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एनोटेशन ऑन करता हूँ, हाँ जी। तो गाइस यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो 1 अप्रैल 2024 को लोन यहाँ पे डिसबर्स हो गया है पूरे 1 करोड़ रुपए का और 1 करोड़ का आपका यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 30 अप्रैल यानी कि 1 महीने बाद आपका इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हो गया एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ विच इज योर 1 लाख रुपीज ऑन द बैलेंस। और साथ ही साथ हमको देखने को मिल रहा है सर 30 अप्रैल को ही आरटीजीएस आ गई है, कहां से, मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड से 1 लाख रुपए की, यानी कि जो इंटरेस्ट था आपका ये 1 लाख जो चार्ज हुआ था ये पूरा सर्व हो गया और यहां से वापस बैलेंस आपका 1 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि जो इंटरेस्ट मेरा डेबिट हुआ 1 लाख का वो इंटरेस्ट पूरा सर्व हो गया है बाय पेइंग 1 लाख रुपीज बाय द कंपनी मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड से ये पैसा आ गया है। सिमिलरली 30 मई को फिर से इंटरेस्ट चार्ज हुआ है यहाँ पे 1 लाख रुपए का और 30 मई को ही इसकी पेमेंट आ गई है 1 लाख रुपीज की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ये अकाउंट। 30 जून को फिर से इंटरेस्ट लगा और फिर से इसकी रीपेमेंट आ गई है 30 जून को 1 लाख रुपीज की, राइट। 1 जुलाई से क्या होना था गाइस, 3 महीने का मॉरेटोरियम प्रिंसिपल का खत्म होना था और 1 जुलाई से अपनी प्रिंसिपल की रीपेमेंट यहाँ पे शुरू होनी थी। और यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 3 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई पे कर दी गई है बाय द बोरोवर, पे कर दी गई है। यहाँ पे 1 करोड़ का बैलेंस 97 लाख हो गया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और 31 जुलाई को फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया 97,000 का, जो आपका बैलेंस था उसके ऊपर 1% का आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया और ये सर्व भी हो गया है 31 जुलाई को ही। सिमिलरली 1 अगस्त को आपको अगेन आपकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट हुई है 3 लाख रुपीज की, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट सर्व हो गया, फिर रीपेमेंट हुई 3 लाख की, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट सर्व हो गया। और यही चीज हमको देखने को मिल रही है अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और यहाँ पे दिसंबर में। सर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सर 1 दिसंबर 2024 को 3 लाख रुपीज की प्रिंसिपल रीपेमेंट तो हो गई, प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़िया तरीके से हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो चीज हमको देखने को मिल रही है सर कि 82,000 का जो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 31 दिसंबर 2024 को, इसकी जो रीपेमेंट आई है दैट इज ओनली 50,000 रुपीज, दैट इज ओनली 50,000 रुपीज, राइट। इसके बाद सर, इसके बाद यहाँ पे हमको 1 जनवरी को ये देखने को मिल रहा है कि 3 लाख रुपीज की रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आ गई है। उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो भी पे हो गया है टाइमली अपना, 31 जनवरी को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 31 जनवरी को ये पे हो गया। 1 फरवरी को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 1 फरवरी को रीपेमेंट आई प्रिंसिपल की, वो भी पे हो गई है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 29 फरवरी को अगेन ये इंटरेस्ट चार्ज हुआ, ये पे हो गया। 1 मार्च को रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आ गई, 31 मार्च को इंटरेस्ट चार्ज हुआ और इंटरेस्ट पे हो गया। तो सर गड़बड़ अगर हमको कहीं देखने को मिल रही है तो यहीं पे देखने को मिल रही है कि 31 दिसंबर का जो इंटरेस्ट था वो हमारा शॉर्ट पे हुआ है 82,000 के सामने सिर्फ 50,000 ही पे हुआ है, यानी कि 32,000 हमारा पे नहीं हुआ है। और ये हमारा, हम क्या माने, क्या ये रिपेमेंट पूरी हमारी 31 मार्च तक नहीं हुई है या फिर यहाँ पे हमको इसको किसी और तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो गाइज यही क्लासिक केस होते हैं जब भी हम कोई अकाउंट को एनालाइज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो निकल के आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 82,000 के सामने सिर्फ 50,000 ही सर्व हुआ है, लेकिन क्या सर अगर पूरा पैसा नहीं आया सिर्फ तब हमको अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करना होता है या फिर अगर पार्ट पेमेंट आ गई है तो अकाउंट ठीक चल सकता है। तो गाइज
पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 82,000 के सामने अगर कुछ पैसा दे दिया तो आपका अकाउंट ठीक माना जाएगा। आपको पूरा का पूरा अमाउंट सर्व करना है, जितना आपका इंटरेस्ट और रीपेमेंट, आपका प्रिंसिपल जितना ड्यू होता है, आपको पूरा सर्व करना है। पार्ट पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा गाइस, यहां पे ये देखने को मिलेगा कि 82,000 के सामने 50,000 आ गए, 32,000 का डिफॉल्ट है। बट ये 32,000 का डिफॉल्ट 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक रहा है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे 31 दिसंबर के बाद भी पैसा आया है। 3 लाख रुपीज ये भी आए हैं प्रिंसिपल के, और उसके बाद भी आपका इंटरेस्ट रेगुलरली सर्व हो रहा है। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसा 3 महीने तक नहीं आया, बिकॉज on FIFO basis it will be considered that the amount which has been repaid subsequently that will be adjusted against this 82,000 rupees of 31st December। यानी कि 32,000 का जो शॉर्टफॉल है, 32,000 का जो शॉर्टफॉल है वो आपका कंसिडर करा जाएगा, वो आपका कंसिडर करा जाएगा कहां से, वो आपका कंसिडर करा जाएगा लास्ट जो आपका रीपेमेंट प्रिंसिपल का ड्यू था 73,000 का, उसी में से ये कंसिडर करा जाएगा कि 32,000 का डिफॉल्ट है, और इसके 90 डेज अभी तक नहीं हुए हैं, इसलिए अकाउंट एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि कैसे डिफॉल्ट होता है किसी भी अमाउंट का, लेकिन उसको आपको एनालाइज कैसे करना होता है कि क्या ये रीपेमेंट डिफॉल्ट एनपीए क्लासिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहां हमको देखने को मिल रहा है कि 32,000 का डिफॉल्ट जरूर है, बट द सब्सिक्वेंट रीपेमेंट्स will be adjusted on FIFO basis, and this 32,000 default will be considered as default of March and not the default of December। Hence 90 days का continuous default नहीं है, इसलिए अकाउंट परफॉर्मिंग ही माना जाएगा, इसको हम एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब सेम केस सेम सिनारियो में हम ये अकाउंट को एनालाइज करते हैं। 1 करोड़ का यहाँ पे लोन दिया गया है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल को यहाँ पे 1 करोड़ का लोन दिया गया है, 1 अप्रैल को ये डिसबर्स हो गया, 30 अप्रैल को ये इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और इंटरेस्ट बकायदा यहाँ पे सर्व हो रहा है 1 लाख का। सिमिलरली मई में सर्व हुआ है, जून में सर्व हुआ है, फिर आपकी रीपेमेंट प्रिंसिपल की शुरू हो गई 1 जुलाई से 3 लाख रुपीज की, फिर आपका इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट बीइंग सर्व टिल 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 हमको यहाँ अक्टूबर तक, नवंबर तक सारी कहानी ठीक दिखाई दे रही है। अब यहां पे दिसंबर में क्या हुआ है सर, दिसंबर में ध्यान से देखेंगे, 1 दिसंबर को 3 लाख रुपीस की 3 लाख रुपीस की यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट तो हो गई है, बट उसके बाद जो आपका 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 82,000 का, उसके सामने सिर्फ 50,000 रुपीज ही क्रेडिट हुए हैं, और उसके बाद भी कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। नो अमाउंट्स हैव बीन क्रेडिटेड। इंटरेस्ट आपका 31 जनवरी का चार्ज हो गया, 29 फरवरी का चार्ज हो गया, 31 मार्च का चार्ज हो गया, और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी आपकी 1 जनवरी की ड्यू हो गई, 1 फरवरी की ड्यू हो गई, 1 मार्च की ड्यू हो गई। यानी कि 3 आपकी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी नहीं आई है, और यहां पे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा सर्व नहीं हुआ है। अब सर सवाल ये है कि मार्च की जितनी जितनी भी डिफॉल्ट्स हैं, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च की जितनी भी डिफॉल्ट्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च की जितनी भी डिफॉल्ट्स है, चाहे प्रिंसिपल की चाहे आपकी इंटरेस्ट की, उन सारी डिफॉल्ट्स को क्या 31 मार्च तक 90 डेज हो जाएंगे? द आंसर इज नो। 31 जनवरी को जो इंटरेस्ट यहां पे चार्ज हुआ 82,000 का, जिसका हमारा रीपेमेंट नहीं हुआ, वो आपका डिफॉल्ट तो कंसिडर होगा, बट उसकी वजह से अकाउंट एनपीए नहीं होगा, बिकॉज 90 डेज आपके नहीं हुए हैं। सिमिलरली फरवरी के भी 90 डेज नहीं हुए, सिमिलरली मार्च के भी डिफॉल्ट के 90 डेज नहीं हुए, बट 31 दिसंबर को ये जो 82,000 डेबिट हुआ था, जिसके सामने सिर्फ 50,000 रुपीज ही आए हैं, 32,000 रुपीज का जो डिफॉल्ट है 31 दिसंबर का, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। इस 32,000 के डिफॉल्ट को क्या 90 डेज हो गए हैं टिल 31 मार्च? द आंसर इज यस। 32,000 का डिफॉल्ट हमारा 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक चला है, और इस रीजन की वजह से ये अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। दिस इज हाउ यू चेक फॉर द 90 डेज डिफॉल्ट। और ये सिर्फ मैंने एक केस सिनारियो दिया है जिसमें मैंने आपको दिखाया है
कि आपका दिसंबर का डिफॉल्ट था, उसके आगे भी कोई पैसा नहीं आया और इसलिए अकाउंट 31 मार्च को आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। इसके बाद की कहानी क्या होगी, कैसे प्रोविजनिंग होगी, कैसे इंटरेस्ट रिवर्सल होगा, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करी जाएंगी। बट अभी आपको ये समझ आना चाहिए कैसे हम एनपीए टेस्टिंग करते हैं और कैसे हम देखते हैं कि 90 डेज का डिफॉल्ट अकाउंट में है या नहीं है। राइट, यहां वाले केस में आपने देखा कि यहां पे भी आपके पास पैसा आ रहा था, बाद में भी आ रहा था, इसलिए अकाउंट परफॉर्मिंग माना जाएगा, बिकॉज इसको 90 डेज का डिफॉल्ट हम नहीं बोल सकते। राइट, दोनों केसेस में आई होप कि फर्क समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज हाउ बैंक ऑडिट इज डन। मैंने पूरा बैंक ऑडिट बहुत डिटेल में समझा रखा है, यहां तो मैंने बहुत क्विकली छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, बट ऑडिट मास्टर क्लास में thinkingbridge.in पे ऑडिट मास्टर क्लास में आपको यहाँ पे बैंक ऑडिट का फुल फ्लेजेड एक लेक्चर देखने को मिलता है 2.5 घंटे का, जिसमें मैंने एंड टू एंड मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर करी है बैंक ऑडिट की, चाहे सीसी अकाउंट हो, चाहे टर्म लोन अकाउंट हो, डिफरेंट डिफरेंट केस सिनारियोस, 10 टाइप के मैंने केस सिनारियोस दिए, जिसमें कोई भी केस आपका नहीं बचता है। उसमें हम कैसे एनपीए टेस्टिंग करते हैं, कैसे प्रोविजनिंग करते हैं, कैसे डीपी कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट रिवर्सल होता है, आईरैक नॉर्म्स भी मैंने पूरे पढ़वाए हैं और उसको पूरा तरीके से एनालाइज करवाया है। एक एक चीज मैंने बैंक ऑडिट की इसमें कवर करी हुई है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो ये था गाइस समथिंग अबाउट बैंक ऑडिट, हाउ बैंक ऑडिट इज कंडक्टेड प्रैक्टिकली, हाउ वी डू एनपीए टेस्टिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना और जाते जाते लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस बहुत सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, आप जब वीडियो को लाइक करते हो ना तो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन भी मिलती है और यूट्यूब भी आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाता है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन सम प्रैक्टिकल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।